एक ऐसी जगह जहां के लोग अपने देश के लिए जान देने को रेडी है, लेकिन हमारे भारत के कई लोग उनको चाइनीज कह के पुकारते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों की, जिनके एक्सेंट फीचर अलग हो सकते हैं, लेकिन देशभक्ति में वो किसी से भी कम नहीं और देश के लिए बहुत कुर्बानियां हैं जो कि उनके द्वारा दी गई है। कुछ एग्जाम्पल रेसिज्म के आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। 2014 के अगर आप केस देखोगे तो दिल्ली के अंदर लाजपत नगर में अरुणाचल के एक स्टूडेंट था नीडो, उसको चिंकी या फॉरनर कह के पुकारा गया। बाद में ये अब्यूज इतना बढ़ गया था कि उसका मर्डर भी हो गया था। ये केस पूरे देश में नेशनल आउटरीच का सबब बन गया था, जहां पर वी आर इंडियंस टू का स्लोगन पूरे देश में हमें देखने को मिला था। आज भी नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स मेट्रो सिटीज में जब जाते हैं तो अपनी सेफ्टी और आइडेंटिटी पर कई सारे सवाल है जो कि उनके उठते हैं। ये तो फिर भी 2014 की बात थी। अभी 2020 में भी डीयू के किरोड़ी लाल मल कॉलेज में एक स्टूडेंट को नॉर्थ ईस्ट कैंपस के अंदर ही डायरेक्टली कोरोना वायरस कहा गया, जो कि एक क्लियर रेसिज्म का पार्ट है। ये इंसिडेंट और ऐसे कई सारे इंसिडेंट बताते हैं कि इंस्टीट्यूशन में भी नॉर्थ ईस्टर्न माइनॉरिटीज को कई सारे स्ट्रगल करने पड़ते हैं, और वो भी बेसिक डिग्निटी और आइडेंटिटी को लेकर। हम सब ने देखा है कि अगर हिमाचल का बंदा शहीद हो जाता है तो पूरा देश रो पड़ता है। कश्मीर का अगर बंदा कोई शहीद हो जाता है तो पूरे देश के मीडिया में उसकी खबर आती है। लेकिन बहुत कम बार ऐसा होता है कि अरुणाचल प्रदेश के जवान का नाम ज्यादातर न्यूज में नहीं आता है। ये हमारी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरे देश को हमें एक जैसा समझना चाहिए और एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। ये हमारे देश की खूबी है कि सबके कल्चर अलग है, कपड़े अलग है, खाना अलग है, लिविंग स्टाइल अलग है, लेकिन हमें सबको जो है वो इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे देश में कंट्रीब्यूशन कम करते हैं तो चलिए आज हम लोग एक ऐसे वॉर के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश भारत के हाथ से निकल ही गया था। अगर वहां के लोकल लोग और वहां के लोकल जनता सपोर्ट ना करती तो शायद ये आज हमारे भारत का पार्ट नहीं होता। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जो कि पूरा स्टेट है, लेकिन चाइना उसे साउथ तिब्बत के तौर पे कहता है, जहां पे भारत के पीएम के जाना भी चाइना को प्रोव कर देता है। और सबसे शॉकिंग बात, 1962 इंडो चाइना वॉर में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के मेजर पार्ट पे कब्जा कर लिया था, लेकिन बिना किसी प्रेशर के वो खुद ही वापस चला गया। क्यों? ये कोई नॉर्मल वॉर नहीं था। ये पॉलिटिकल ईगो, बॉर्डर कंफ्यूजन और लोकल लोगों के पेट्रियटिज्म का मिक्सचर था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश का इतिहास क्या है, कैसे 1962 वॉर हुई और क्या उसके असली रीजन थे, नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी का इसके अंदर क्या रोल था, जो कि इमरजेंसी मूवी में बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड दिखाया गया है, शैला और नूरी जैसे अनसंग हीरोज के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आज का इश्यू है कि हमें देश के लोगों को एक जैसा ट्रीट है जो कि करना चाहिए। सबसे पहले समझना होगा कि अरुणाचल प्रदेश का पास्ट कैसे स्टार्ट हुआ। तो ब्रिटिश एरा में इस रीजन को कहा जाता था नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रीजन। ये एक बफर जोन था तिब्बत और ब्रिटिश इंडिया के बीच में, लेकिन असली ट्विस्ट आया 1914 के शिमला एग्रीमेंट में। तब ब्रिटिश इंडिया के ऑफिशियल्स ने तिब्बत के साथ में मिलकर एक बाउंड्री डिफाइन करी जिसका नाम था मैकमोहन लाइन। ये लाइन क्लियरली अरुणाचल प्रदेश को इंडिया का हिस्सा है जो कि बताती थी। पर प्रॉब्लम ये थी कि चाइना ने कभी भी इस एग्रीमेंट को माना ही नहीं। उनका ये मानना था कि तिब्बत कोई इंडिपेंडेंट कंट्री ना पहले था ना आज है, तो उसके द्वारा कोई भी एग्रीमेंट किया गया मान्य नहीं होगा। जब 1949 में कम्युनिस्ट चाइना बना तब उनका कहना था कि तिब्बत तो हमारा हिस्सा है, तो नेचुरली और टेक्निकली अरुणाचल भी उनका ही होगा। लेकिन इंडिया ने इस एरिया को ऑर्गेनाइज किया और 1954 में नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रीजन का स्ट्रक्चर बनाया और फाइनली 1987 में अरुणाचल प्रदेश एक फुल स्टेट है जो कि बन गया, जिसकी कैपिटल बनी ईटानगर। और टेंशन का सीड वहीं से ग्रो हुआ जब चाइना अपने मैप्स में इस एरिया को साउथ तिब्बत दिखाने लगा, इसको अपना पार्ट है जो कि मानने की शुरुआत करके अपने मैप्स में भी इसको दिखाना चालू किया। अब हम सेकंड टॉपिक पे आते हैं जो कि है 1962 वॉर की बिगनिंग को लेकर। देखिए 1950 में इंडिया और चाइना के बीच एक सरफेस लेवल दोस्ती चल रही थी, जिसको हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई का नारा हर जगह सुनाई देता था, पर अंदर ही अंदर बॉर्डर डिस्प्यूट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा था। चाइना ने 1950 में तिब्बत को कैप्चर कर लिया। इंडिया ने अपोज तो किया, पर सिर्फ शब्दों में। कोई रियल एक्शन है जो कि हमारे द्वारा नहीं लिया गया था। इस बीच चाइना ने अक्साई चीन में एक सीक्रेट रोड बनाना शुरू कर दिया था जिसका नाम था G219 हाईवे, जो उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक लाइफलाइन थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो इंडिया की टेरिटरी से गुजरती थी और इंडिया को पता चला, पर तब तक रोड बन चुकी थी, क्योंकि चाइनीज स्पीड आपको मालूम है बहुत तेज होती है काम करने की। उनके बाद नेहरू जी ने एक स्टेप लिया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका मतलब था कि इंडिया ट्रुप्स को डिस्प्यूटेड एरिया में भेजेगा ताकि इंडिया का प्रेजेंस है जो कि बॉर्डर एरिया में हमेशा बना रहे। बट ये पहले फेल रहा, क्योंकि आर्मी के पास ना तो कोई मॉडर्न वेपन्स थे, ना वार्म्स क्लोथ थे, और ना ही कोई सप्लाई चेन थी, और ना ही वहां पे कोई हमने मेजरली इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था। तो फिर हुआ वही जिसको कोई एक्सपेक्ट है जो कि नहीं कर रहा था। 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चाइनीज आर्मी ने दलाई लामा को टारगेट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन थे पूरे तिब्बत रीजन के अंदर। फिर क्या हुआ, दलाई लामा ने
भेष बदला और रात के अंधेरे में तिब्बत से निकल पड़े और 31 मार्च 1959 को दलाई लामा इंडिया के अरुणाचल प्रदेश पहुंच गए। उस वक्त के जो पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंडिया में उनको असाइलम दे दिया। चाइना ने इसको काफी विरोध किया, काफी मना भी किया, लेकिन हम हमेशा से ही जो है लोगों को असाइलम देते हुए आए, ये हमारा कल्चर है जो कि रहा है। बाद में उन्होंने धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में तिब्बत की एक एक्साइल गवर्नमेंट भी बना ली जो आज तक चलती है और दलाई लामा पूरी दुनिया में पीस और नॉन वायलेंस के ग्लोबल सिंबल है जो कि माने जाते हैं। आज उन्हीं लोगों के लिए इंडिया जो है वो सेकंड होम है जो कि बन चुका है। लेकिन इसका रिपरकशन ये हुआ कि साल 1962 में 5 बजे मॉर्निंग में चाइना ने नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रीजन जो आज का अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख है, दोनों फ्रंट पर एक साथ अटैक कर दिया। जहां चाइनीज आर्मी वेल प्रिपेयर्ड थी, उनके साथ था इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रेटेजिक क्लियरेंस, और वहीं बात करें इंडियन आर्मी की तो वो थी कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड। इंडियन आर्मी के पास वूलन जैकेट तक नहीं थे, आउटडेटेड राइफल्स थे। इंडियन आर्मी के पास में कोई रियल एयर सपोर्ट भी नहीं था, जहां पर चाइनीज जो है उनके पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बहुत बड़ा था। चाइनीज ट्रूप्स जो है बहुत फास्ट पेस से आगे बढ़ गए और एक हफ्ते में उन्होंने तवांग तक पूरा एरिया है जो कि कब्जा कर लिया। इनफैक्ट तेजपुर तक जो है वो पहुंच गए थे। और फिर इंडिया में एक स्टेटमेंट जारी होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से, जहां पर लोगों के द्वारा इसको सरेंडर समझ लिया गया था। उन्होंने अपने एड्रेस में कहा था कि माई हार्ट गोज आउट टू द पीपल ऑफ आसाम। ये एक सिंपैथेटिक उनका एक एड्रेस था जिसमें उन्होंने लोगों को मोटिवेट करने और लोगों को सिंपैथी देने के लिए इसको कहा था। लेकिन कई जगह पे इसको गलत मीनिंग है जो कि निकाल लिया गया। ये लाइन लोगों को इस जहन में चिपक गई कि हम हार चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उस टाइम के जो जनरल थे बीएम कॉल को NEFA का कमांड दिया गया था, लेकिन जो हमेशा से इंडिया में होता है कि पॉलिटिकल फेवरेटिज्म, उसी वजह से उनको भी ये पोस्ट मिली थी बिना कोई फील्ड एक्सपीरियंस के। पर तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इंदिरा गांधी उस वक्त पीएम नहीं थी, लेकिन कांग्रेस की बहुत पावरफुल लीडर थी। उन्होंने आसाम विजिट किया, मोरल बढ़ाया, अपनी ज्वेलरी तक फंड के लिए डोनेट किया। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1962 के इंडो चाइना वॉर में नेहरू जी ने आसाम छोड़ने का कोई संकेत नहीं दिया था। 7 सितंबर 1962 के रेडियो एड्रेस युद्ध जारी रखने का संकल्प दिखाता है, ना कि हार मानने का। जो इमरजेंसी कंगना रनौत की जो फिल्म आई थी, उन्होंने उसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट किया और उस रोल के अंदर नेहरू जी को काफी वीक बताया गया, उनके स्टेटमेंट को मोल्ड किया गया जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। इस मूवी के अंदर कई सारे मिसफैक्ट है जो कि हिस्ट्री के देखने को मिलते हैं। इसी बीच में इस पूरे युद्ध के अंदर कुछ एक ऐसे अनसैंग हीरोज भी रहे जो कि लोकली जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया भारत देश को। यह है उन अनसैंग हीरोज की कहानी जिन्हें हिस्ट्री के चैप्टर्स में तो जगह नहीं मिली, लेकिन उन्होंने ग्राउंड पर सबसे बड़ा काम है जो कि कर दिखाया। और 1962 के इंडो चाइना वॉर में एक सोल्जर का नाम आज भी अरुणाचल के हवा में गूंजता है, राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी। उनकी पोस्टिंग नोरांग सेक्टर तवांग के पास हुई थी और पूरा बटालियन जब पीछे हट चुका था, रावत जी वहीं रुक गए थे और अकेले 300 चाइनीज सोल्जर्स के खिलाफ 72 घंटों तक लड़ते रहे। पर ये काम वो अकेले नहीं कर पाते। वहां 2 लोकल मोनपा ट्राइबल लड़कियां शैला और नूरा भी उनके साथ थी, जिन्होंने उनका बहुत साथ दिया। ये दोनों लड़कियां फ्रंटलाइन पे तो नहीं गई, लेकिन उनके को खाना पहुंचाना, एम्युनिशन पहुंचाना और सपोर्ट टाइम टू टाइम वाटर की डिलीवरी करना, ये सब उनको करती रही, जिसकी वजह से काफी टाइम तक जो है हमें मौका मिला उनको रोकने का। शैला ने चाइनीज अटैक में अपनी जान गंवा दी और नूरा को कोई चाइनीज आर्मी के लोग है जो कि पकड़ के ले गए थे। पर उनकी यादों को सलामी देने के लिए गवर्नमेंट ने उनके नाम पर 2 चीजें बनवाई। एक पास बनवाया जो कि शैला पास के नाम, और साथ में जो हमारे शहीद जसवंत सिंह जी उनके नाम पे एक बहुत सुंदर मेमोरियल है जो कि बना रखा है। तो ये मेमोरियल जिसको कहते हैं जसवंतगढ़ कहा जाता है और आज भी उनकी स्प्रिट को पोस्टिंग पर रखा गया है। वहां आज भी रोज उनकी प्लेट में खाना रखा जाता है, बेड बनाया जाता है और उनके यूनिफॉर्म को रेडी रखा जाता है जैसे वो आज भी ड्यूटी पर है। ये अनसैंग हीरोज ना होते तो शायद चाइना पूरा अरुणाचल प्रदेश उसी वक्त अपने कब्जे में ले लिया होता। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने कभी भी चाइना को एक्सेप्ट नहीं किया और ये सबसे बड़ी चाइना की हार थी। ये कल्चर और इमोशनल लॉयल्टी का एक पावरफुल एग्जाम्पल था। 20 नवंबर 1962 को सिर्फ 1 महीने के अंदर चाइना खुद ही सीजफायर अनाउंस है जो कि करता है और अरुणाचल प्रदेश से विड्रॉ कर लेता है। पर क्यों? चलिए आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चाइना सिर्फ अक्साई चीन सिक्योर करना चाहता था और सिर्फ इंडिया को ग्लोबल स्टेज पे एम्बैरेस करना चाहता था। उनका ये मिशन अकम्प्लिश हो चुका था, लेकिन अरुणाचल में लोकल सपोर्ट उनको बिल्कुल भी नहीं मिला जो उनको उम्मीद थी कि उनको मिलेगा। इंडिया मिलिट्री टर्म्स में पीछे रहा जैसा कि मैंने आपको बताया, पर मॉरल और पॉलिटिकल लेवल पर इंडिया ने अपनी ग्राउंड बना के रखी। अब लोग सवाल ये करते हैं कि क्या इस वॉर में इंडिया हार गया या फिर जीता। इस सवाल का आंसर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वॉर फ्रंट पे तो डेफिनेटली हमें वहां पे हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि चाइनीज आर्मी की बेटर प्लानिंग थी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर था और उनके पास में वेपन्स भी बड़े एडवांस थे और एक तरीके से ये धोखा था जो कि एकदम से चाइनीज आर्मी ने किया था। लेकिन जब हम लोग पॉलिटिकल और मॉरल टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर इंडिया जीत गया था। चाइना ने अरुणाचल से विड्रॉ कर लिया क्योंकि इनडायरेक्टली उन्होंने भी ये मान लिया था कि ये एरिया उनका नहीं है, लोग उनके नहीं है और कभी भी लोग चाइना को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और
और इस डिफीट से इंडिया ने सीखा और नए रिफॉर्म्स बनाना शुरू किया, जहां बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव हुए, माउंटेन डिवीजन जो है वो हमने बनाए। इसके चलते 1967 में नाथुला और चौला क्लैशेस में इंडियन आर्मी ने चाइना को स्ट्रॉन्ग जवाब है जो कि दिया था और आज तक हमेशा देते हुए आए हैं। 1962 के बाद भारत ने सीखा कि सिर्फ बॉर्डर पे डिफेंस नहीं, डेवलपमेंट भी चाहिए। लेकिन डेवलपमेंट के सबसे बड़ा बैकबोन क्या था? एक नदी, जिसे चाइना भी कंट्रोल करना चाहता था और इंडिया ने उसे यूज करके अपनी ग्रोथ है जो कि इंश्योर करी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्रा की। ये सिर्फ एक रिवर नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लाइफलाइन है और पिछले 10 सालों में भारत ने इस रिवर को सिर्फ देखा नहीं, इसे रीडिफाइन है जो कि किया है। जहाँ ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन में आसाम के अंदर एक साइलेंट ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन चल रहा है जिसका नाम है नेशनल वाटरवे 2। ये वाटरवे ब्रह्मपुत्रा रिवर पर बनाया गया है, जहाँ पंडू पोर्ट गुवाहाटी से लेकर माजुली आइलैंड तक जाता है और इस रूट पर टर्मिनल्स, जेटीज और इवन शिप रिपेयरिंग फैसिलिटी तक डेवलप की गई है। इस पूरे प्रोजेक्ट में नियर बाय 650 करोड़ से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और इस रिवर के अंदर जब ट्रांसपोर्टेशन की बात होती है तो हम ट्रक भी लोड करते हैं, इतना सामान जाता है। 70% कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ और लो कॉस्ट फ्यूल एफिशिएंसी के साथ हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये हमारे लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है और इकोनॉमिक फ्रेंडली भी है। और यहाँ एक बल्क कार्गो, फूड ग्रेन्स हो गए, ऑयल, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, इवन पैसेंजर भी इसके अंदर मूव करते हैं। ये हमारे इकोनॉमिक लाइफलाइन बन चुका है जो कि आज के टाइम पे ब्रह्मपुत्रा है। 2017 में हमने धोला सतिया ब्रिज भी बनाया जो कि सबसे लंबा रिवर ब्रिज है। 2018 के अंदर हमने बोगीबिल ब्रिज जो रेल और रोड दोनों के लिए बनाया गया और अब अंडर कंस्ट्रक्शन धुबरी फुलबारी ब्रिज 19 किलोमीटर लंबा जो असम और मेघालय को सीधा जोड़ता है। इस वजह से अगर आप देखोगे तो टूरिज्म भी पिछले कई सालों के अंदर नॉर्थ ईस्ट में काफी देखने को मिला है। 2024 में 1000 करोड़ से ज्यादा के टूरिज्म प्रोजेक्ट भी यहाँ पे अप्रूव करे गए हैं, जैसे पंडू, माजुली, धुबरी, जिसमें फ्लोटिंग टर्मिनल्स, जेटीज सब इंक्लूड है। इस रिवर में अब सिर्फ पानी नहीं, पूरा एक इकोसिस्टम है जो कि फ्लो कर रहा है। ये वही ब्रह्मपुत्रा है जिसे कभी फ्लड का सबसे बड़ा गेटवे माना जाता था। आज वो डिफेंस, डेवलपमेंट और डिप्लोमेसी सब में भारत के ट्रम्प कार्ड है जो कि बन चुका है। इंडिया और चाइना के क्लैशेस जो है वो हमेशा से देखने को मिले हैं, जैसे कि 2020 के अंदर हमने गलवान क्लैशेस के बाद में इंडो चाइना बॉर्डर पे और ज्यादा टेंशन हो गई थी। 2023 में भी हमने देखा कि चाइना ने एक लिस्ट रिलीज करी जिसमें अरुणाचल के 27 जगहों के नाम बदल दिए गए और चाइनीज नाम रख दिए गए ताकि वो अपना क्लेम है जो कि जस्टिफाई कर सके। इस पर इंडिया ने एक तुरंत प्रोटेस्ट किया, जहां पीएम डिफेंस मिनिस्टर अरुणाचल के सीएम ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, जहां सब ने ये क्लियर कर दिया कि अरुणाचल इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट है और एक सिंबॉलिक मैसेज भी जो है वो चाइना को दिया। आज इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश में काफी ग्रोथ की, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गया, जिसमें टनल्स हैं, हाईवेज हैं, सबको इंक्लूड किया गया और चाइना का ये सबसे बड़ा ऑब्सेशन है जो कि बन चुका है। एक और इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि चाइना आखिरकार अरुणाचल को इतना क्यों चाहता है। देखिए, ये रीजन जो है ना स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमालयाज में है ना सबसे हाई ग्राउंड देता है, यहाँ से आप ब्रह्मपुत्रा वैली कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस ये रीजन कल्चर गेटवे भी माना जाता है बुद्धिज्म को लेकर, जहाँ पे बुद्धिज्म तिब्बत का लिंक जोड़ा जाता है। चाइना इसको बात पे ज़ेंगनोंग बोलकर क्लेम करता है, पर इंडिया अब सॉफ्ट नहीं रहा है। डिप्लोमेसी और मिलिट्री दोनों फ्रंट पे हमने क्लियर स्टैंड है जो कि हमने रखा है। तो दोस्तों, ये थी अरुणाचल प्रदेश की कहानी, जो एक बॉर्डर डिस्प्यूट ही नहीं, ये कहानी है एक कंफ्यूज्ड पॉलिटिक्स की, ओवर ट्रस्ट की, अनसंग हीरोज की और एक देश के वेकअप कॉल की। 1962 के बाद इंडिया बदला, जहां हमने सीखा, हमने बिल्ड किया, हमने प्रिपेयर किया और उस टाइम चाइना विड्रॉ ना करता तो आज शायद अरुणाचल प्रदेश का मैप अलग होता। लेकिन असली क्रेडिट जाता है उन लोकल लोगों को, सोल्जर्स को, स्ट्रेटेजिक लीडर्स को, जिन्होंने बिन स्पॉटलाइट के देश के अंदर रहते हुए काम किया और देश के लिए स्टैंड रखा। आज भी जब चाइना कोई ऐसा क्लेम करता है तो इंडिया का जवाब हमेशा सिंपल होता है, अरुणाचल प्रदेश वाज, इज एंड विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपने थॉट बताइए कि आपका अरुणाचल प्रदेश को लेकर क्या विजन है और कैसे हमें हमारे देश को एक सिंपल डिजर्विंग रेस्पेक्ट है जो कि सभी लोगों को देनी चाहिए। थैंक यू।